हेलो एवरीवन, वेलकम टू अध्ययन मंथन। जैसे कि हम क्लास 10th के चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड के चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी इस चैप्टर की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, जहां मैंने आपको कार्बन का इंट्रो पढ़ाया, उसको समझाया। उसके बाद हमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कार्बन भी करे। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक इथेनॉल इथेनॉलिक एसिड को डिस्कस करेंगे। साथ के साथ लास्ट में क्विक रिवीजन भी होगा, जिसमें हम चैप्टर को फटाफट से एक मैपिंग के थ्रू चैप्टर को समझ सके, है ना। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जैसे मैं हर क्लास में हर चैप्टर बात करती हूँ, हर चैप्टर के एंड में क्या करती हूँ, एक मैपिंग करती हूँ। सारे चैप्टर का जितना भी पढ़ा है हमने उसको शॉर्ट में समझा देते ताकि चैप्टर की रिवीजन अच्छे से हो जाए। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं चैप्टर। क्या हो गया नंबर? चैप्टर नंबर 5, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन तथा उसके यौगिक चैप्टर का नाम है। देखो, हमने कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हमारा चलेगा कि कार्बन के कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनॉल अगर नाम से तुम देखो, जैसे इथेनॉल की बात करूं मैं, अगर तुम ध्यान से देखो, एच कितने कार्बन के लिए आता है? 2 कार्बन के लिए इथ आता है। और यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड की बात करूं, यहाँ पे एन आ रहा है, तो एन कब लगता है? सिंगल बॉन्ड के लिए। वेरी गुड। इथेनॉल में यहाँ पे कितना बॉन्ड है? सिंगल। अब यहाँ पर और आ रहा है, तो कौन से फंक्शनल ग्रुप का यहाँ पे मैंने कार्बन लिया है? कौन से फंक्शन ग्रुप से? ये अल्कोहल ग्रुप से। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या जुड़ रहा होगा? OH। तो ऐसे होता है ये। ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या अटैच है? यहाँ पे अटैच है OH। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C2H5 और OH। ये होता है इथेनॉल का फॉर्मूला। ठीक है, देखिए इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, 3,3H, है ना, और C2H, ऐसे भी लिखते हैं इसको, है ना। देखो, इथेनॉल की बात करूं मैं अगर, तो पहले बात तो इसकी स्मेल कैसी होती है? इथेनॉल अल्कोहल ग्रुप से, ये तो क्लियर हो गया। इसकी स्मेल कैसी होती है? पंजेंट स्मेल होती है, स्वीट स्मेल होती है। और इथेनॉल ना कहाँ पे यूज होता है? अगर बात करूं 100% प्योर इथेनॉल, वो क्या होता है? वो हमारा होता है अल्कोहल। 100% प्योर इथेनॉल क्या होता है? हमारा अल्कोहल होता है। अगर ये 95% इथेनॉल और 5% वाटर हो, तो वो क्या होता है? वो हमारा होता है विनेगर। क्या होता है? विनेगर। देखो, अब ना मैं कुछ इथेनॉल की रिएक्शंस लगाऊंगी, उसके अंदर यूज लिखवा दूंगी यहाँ पे। ठीक है, पहले रिएक्शन पे ध्यान देते हैं। देखो, जो इथेनॉल है ना, अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ कराऊं तो क्या होता है? जैसे मेरे यहाँ पे इथेनॉल है, ये इसको C5 है ना, यहाँ पे CH5, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, C3 और H2, इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं। ठीक है, बात वही होगी, CH5 ही होगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ कराऊं तो यहाँ पे क्या होगा? सोडियम ना हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, हाँ, तो सोडियम इसकी जगह ले लेगा यहाँ पे। तो देखो, सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोडियम इसकी जगह ले लेगा। फॉर्मूला यहाँ तक तो ऐसे लिख देंगे। उसके बाद अगर तुमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी फर्स्ट चैप्टर में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? यहाँ पे ये इसकी जगह ले लेगा और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लेना। ठीक है, बैलेंस कर लेना। हाँ, क्या दे रखा है?
ऑक्सीजन है, हाँ। इथेनॉल का फंक्शन ग्रुप में, इथेनॉल के फंक्शन ग्रुप से नहीं है, तो उसमें ऑलरेडी ऑक्सीजन है। ये रिएक्शन इजी है, याद आ जाएगी, समझ आ जाएगी। सिर्फ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो है छोटा सा। उसके बाद अगर मैं सोडियम के रिएक्शन, इथेनॉल के रिएक्शन करवाऊं किसके साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, है ना, जो कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है ना, तो क्या होगा, अगर मैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लूं तब इसकी रिएक्शन कराऊं, है ना, तो इतने टेम्परेचर पे, तो क्या होगा, ये इसमें से क्या अलग हो जाएगा, H2O, डीकंसंट्रेटिंग और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग मतलब उसमें से जितना ही पानी है H2 है उसको बाहर निकाल देगा। अगर इसमें से H2O चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, CH3 और CH, ठीक है, CH2 और CH है, डबल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो हमारा डिहाइड्रेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में क्या करा, उसमें से जो भी पानी मॉलिक्यूल उसको अपने अंदर से एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब एक तरह से उसको अलग कर दिया। मयंक लिख लिया, लिख लिया, देखो फिर इसके यूज लिखा देती हूँ। यहाँ साइड में लिखो, बस इसमें ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, इसने क्या करा, इसमें से मॉइस्चर को निकाल दिया, ये टेम्परेचर है, जितने टेम्परेचर से उसको निकाला है। रेफ करो, अब देखो जो इथेनॉल है वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। इथेनॉल कहाँ पे यूज होता है, जब साबुन बना रहा है, कॉस्मेटिक की चीजों को बनाना हो वहां पे यूज होता है, इन प्रेजेंट प्रिपरेशन ऑफ सोप, है ना, सोप बनाने के लिए, और कॉस्मेटिक आइटम्स जो होते हैं उन चीजों को बनाने के लिए किसका यूज होता है, हमारा इथेनॉल का। इसके अलावा जो भी मेडिसिन होती है उसमें, जो हम कफ सिरप पीते हैं उसमें भी क्या यूज होता है, इथेनॉल बनाने का यूज होता है। और भी मेडिसिन है, वहां बनाने में किसका यूज होगा, इथेनॉल का यूज होता है। तो मेडिसिन बनाने के लिए यूज कहाँ पे होता है, यूजेस है इथेनॉल, हाँ। सोप मतलब साबुन कर देना, या लेकिन कॉस्मेटिक कुछ नहीं। टॉनिक्स जो होते हैं, मेडिसिन होती है, उन्हें बनाने के लिए यूज होता है। उसके अलावा जो लैब होते हैं ना, लैब्स में यूज होता है। लैब्स में यूज होता है, कॉस्मेटिक्स में यूज होता है, मेडिसिन बनाने में यूज होता है। और अल्कोहल 100% इथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल होता है। देखो अगर 100% इथेनॉल लेते
तो देखो देखो एक चीज और समझो, जो इथेनॉल होता है ना वो प्योर इथेनॉल क्या होता है, अल्कोहल होता है। इथेनॉल को ना फैक्ट्री में भी यूज किया जाता है। अगर फैक्ट्री में यूज हो रहा है तो जो वर्कर्स होते हैं वो इथेनॉल की कालाबाजारी ना करे या उसको यूज ना करे, तो उसके लिए क्या करते हैं, इथेनॉल के अंदर कोई भी पॉइजन सब्सटेंस को मिला देते हैं, और वो पॉइजन सब्सटेंस मिला हुआ है ये पता करने की क्या करते हैं, उसमें डाई मिला देते हैं। ठीक है, डाई मिलाने से तो उसका कलर चेंज हो जाता है ना। और जो इथेनॉल है उसका जो लोग ब्लैक मार्केटिंग भी करते, कंज्यूम भी नहीं करते। ये वर्ड मत लिखना, बट इतना ध्यान रखना कि इसका फैक्ट्रीज में यूज होता है ना। कैसे यूज होता है फैक्ट्रीज में, इसमें डाई मिला के यूज होता है। ठीक है, और कुछ पॉइजन सब्सटेंस मिला देते हैं तब इसके फैक्ट्रीज में यूज करते हैं। इसके अलावा मैंने बता दिया सोप में, मेडिसिन में, टॉनिक बनाने में, लेबोरेटरी में रिएजेंट। और जो अल्कोहल होता है वो अल्कोहलिक रिवेंज का मतलब क्या, जो 100% अल्कोहल जो कंज्यूम करते हैं ड्रिंकिंग के लिए, हाँ रिवेंजेस मतलब जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं ना, कि तो 100% प्योर फॉर्म में क्या होता है, 100% प्योर फॉर्म में ही होता है अल्कोहल। ठीक है, करो रफ यूजेस लिख लिए। अब आते हैं इथेनॉइक एसिड पे, फटाफट दो फिर इसको एक रिवीजन करा लेंगे। कहाँ गया, देखो जो इथेनॉल है ना इसकी बहुत सारी रिएक्शंस है, तो एक एक करके सारे रिएक्शन पे ध्यान देना। ये मैं तो बता देना कि इथेनॉल का 5 से 8% सोल्यूशन होता है पानी के साथ, वो क्या कहलाता है, विनेगर। ये बता दिया मैंने, ये भी लिख लेना यूजेस में। ठीक है, सॉरी इथेनॉल का नहीं, इथेनॉइक एसिड का है। इथेनॉइक एसिड की बात करूं ना तो पहली बात देखो, इथेन कितने कार्बन होंगे, दो कार्बन होंगे। ओइक एसिड आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कौन सा फंक्शन ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने पढ़ा था फंक्शन ग्रुप, उससे अटैच है ना। इसमें क्या सफिक्स लगाए, इसमें लगाए ओइक एसिड, और इनका मतलब सिंगल बॉन्ड तो है ही, तुम्हें पता ही है। ऐसे हो जो स्ट्रक्चर इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला दे देते हो। इसका फॉर्मूला होता है CH3 और कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स लगा है उसका, ये होता है क्या होता है 5 से 8% सोल्यूशन, इसका क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेरा विनेगर। ठीक है, 5 से 8% सोल्यूशन का कहलाता है विनेगर कहलाता है। इसका यूज देखो ये लिख लिया। अब इसके कुछ रिएक्शन देखो, अगर मैं इसके रिएक्शन सोडियम, अगर किसी सोडियम के साथ करूंगी तब भी क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, वो इसमें से जो है हाइड्रोजन उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा। देखो यहाँ पे जैसे ये है, अगर मैं इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ कराऊं तो क्या होगा, सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्या कर लेगा, वो इसकी जगह ले लेगा। और यहाँ पे जो बनेगा मेरा देखो ऐसे Na, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस अलग। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, परेशानी, रफ करूं, नहीं जल्दी कर। और अगर किसी बेस के साथ इसकी रिएक्शन कराऊं मैं तब क्या होगा, जैसे ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, वही करेगा, इसकी जगह ले लेगा, है ना। और यहाँ पे देखो क्या होगा, सोडियम ने इसकी जगह ले ली, तो यहाँ पे क्या बचा मेरा, OH यहाँ बचा, H यहाँ बचा, तो इसको तुम्हारे सपोर्ट में ऐसे दे रखा होगा, तो मैं ऐसे लिख दो, चाहे तो ऐसे लिख दो H2O, बात एक ही है। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम ने ज्यादा रिएक्टिव था, हाइड्रोजन ने जगह ले ली, सोडियम इधर आ गया, या हाइड्रोजन इसके साथ आ गया। ठीक है, ये वाला सोडियम इसके पास चला गया और हाइड्रोजन कहाँ गया, इस OH के पास आ गया। ठीक है, ऐसे समझ में ना, इजी है, कुछ समझने वाली चीज तो ज्यादा है नहीं।
ठीक है, बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। अब समझ आए चीज आगे आएगी जब सोप एंड ईस्टर पढ़ाऊंगी। देखो जो मेरा इथेनॉल होता है ना, इथेनॉल मुझे इथेनॉल का बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वो होता है मेरा 70 सेल्सियस। इसका मतलब क्या है कि 70 सेल्सियस पे ये जो मेरा इथेनॉइक एसिड है ना, ये जब इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, इथेनॉइक एसिड को एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और ये 70 सेल्सियस पे क्या करना था, जमना शुरू कर देता है। तो ठंड में जो मेरा इथेनॉइक एसिड होता है ये तो जम जाता है, ठीक है, जैसे व्हाइट पाउडर टाइप होता है जमा हुआ मिलता है। कराऊं अभी, करूँ रिएक्शन बहुत सारा सारी ये 2 रिएक्शन हो गई। एक बात बताओ, अगर अब मैं इथेनॉल की रिएक्शन किसी मेटल कार्बोनेट के साथ कराऊं तो मुझे क्या मिलेगा। सेकंड चैप्टर में हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जब मैं किसी भी इधर देखो यहाँ पे इथेनॉइक एसिड है, जब एसिड की रिएक्शन किसी मेटल कार्बोनेट के साथ कराती हूँ मैं या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराती हूँ, मुझे मिलता है H2O और CO2 गैस, है ना, पढ़ा था पहले। तो 2 चीज तो मुझे फिक्स मिलेगी, एक मुझे क्या मिलेगा, CO2 गैस मिलेगी और H2O, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जब भी मेटल के साथ कराते हैं तब भी क्या बनता है, H2O बनता है, CO2 बनता है, ये तो फिक्स है दोनों में। उसके अलावा अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इसके डिस्प्लेसमेंट हो रहे हैं, है ना, तो यहाँ पे सोडियम इथेनॉल लिख लो इसे फटाफट, ठीक है। एसिड की रिएक्शन है तो मेटल उसके साथ कराई सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो CO2 और H2 तो बनेगा और ये भी। क्योंकि सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, वो हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेसमेंट कर देगा यहाँ पे। देखा रखी है, अच्छा ये रही कार्बोनेट के साथ, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, ठीक है, इसका नाम लिख देना चाहे तो। सोडियम तो है ही और एसीटेट तो उसको बोलते हैं वैसे भी, तो सोडियम एसीटेट रफ करो। अब तुम्हारे मेन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एंड सोपिफिकेशन रिएक्शन, साबुनीकरण और स्टीकरण, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी इस पे ध्यान देना। ये तो इजी थे, तो तुमने करी, ये तो बिल्कुल ऐसा हलवा थी, इजी थी, लिख लिया। देखो अगर बात करूं मैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, जब मैं इथेनॉल की रिएक्शन कराऊं किसके साथ, मैं इथेनॉल की रिएक्शन कराऊं मेरे इथेनॉइक एसिड के साथ। 2 चीज पढ़ी हमने, इथेनॉल इथेनॉइक एसिड, जब इनकी रिएक्शन में आपस में कराती हूँ तो क्या होता है, तो क्या होगा, CHCHO, है ना, और साथ में यहाँ पे रिएक्शन कराती हूँ इनकी, तो मुझे मिलता है जो प्रोडक्ट, उसे बोलते हैं ईस्टर, ठीक है। यहाँ मुझे मिलेगा CH2 और H5, C2H5, इसको बोलते हैं ईस्टर। अब देखो ईस्टर जो होता है इनका यूज कहाँ होता है, तुम आइसक्रीम खाते हो, हैं, जो भी अब तुम जैसे आइसक्रीम में लिखा होता है मैंगो वाली आइसक्रीम या कोई भी चॉकलेट आइसक्रीम, तो उसमें रियल में चॉकलेट आइसक्रीम डालते नहीं है, उसमें क्या करते हैं, उनके फ्लेवर्स को यूज करते हैं, है ना, उसे बोलते हैं क्या, ईस्टर। जो आर्टिफिशियल स्वीटनेस आती है आइसक्रीम में, ना कुछ भी चीज खाते हो या हलवा बनाते हो, उसमें आर्टिफिशियल जो फ्लेवर होते हैं ना, वो किससे आते हैं, वो आते हैं ईस्टर से। और ईस्टर कैसे बनता है, जब इथेनॉल को इथेनॉइक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तब। यहाँ पे मेरा इथेनॉइक एसिड है और ये क्या है,
इथेनॉल है, इनके रिएक्शन कराते हो तो मुझे क्या मिलता है, ईस्टर मिलता है। ये ऐसे बना हुआ है देखो, CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। तुम्हारी बुक में ऐसे लिखा हुआ, चाहे तो ऐसे लिख लेना, चाहे मैंने लिखा है तो ऐसे लिख लेना, मर्जी है। और साथ में क्या मिलेगा, H2O तो फिक्स है। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ईस्टर, ठीक है। यहाँ पे बना हुआ है, ये बुक में तुम्हारे ऐसे बना हुआ है, यहाँ सिंपल में दिखाया कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ठीक है। ईस्टर का यूज पता लग गया। यूज कैसे बनता है ईस्टर, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के आपस में रिएक्शन करा के। अब यहाँ पे जो ईस्टर बना है ना, अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे करा दूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना। अगर मैं इसकी रिएक्शन जो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करा दूं ना, तो मुझे मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड। उसे क्या, इस रिएक्शन को कहते हैं सोपिफिकेशन। बुक है इंग्लिश की, इंग्लिश की बुक है, साइंस की बताना। राधिका, देखो इस रिएक्शन कहते हैं सोपिफिकेशन। ये बस इतनी है, अब रिएक्शन खत्म, बस यही रिएक्शन थी और रिएक्शन नहीं है। लिख ले भाई, इसे लिख ले, अरे लिख ले, इस रिएक्शन को लिख ले, यही है ना, हाँ ठीक है, कुछ गलत नहीं है ना। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में करते हैं, इसकी हेल्प से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसे बोलते हैं सोपिफिकेशन रिएक्शन। सोप, यहाँ पे जो मेरा ये बना है ना, ये क्या बना है, ये सोप बना है। क्यों, सोप क्या होता है, सोप की डेफिनेशन तो साबुन घर में यूज होता है। साबुन क्या होता है, साबुन में होता है सोडियम लॉन्ग चेंज ऑफ कार्बोक्सिलिक सोडियम, लॉन्ग चेंज ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें जब सोडियम सॉल्ट अटैच होता है उसे क्या बोलते हैं, तो सोप कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, जब मैं ईस्टर की रिएक्शन किस, जब मैं सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड के प्रेजेंट में जो सॉल्ट बेस है इसकी रिएक्शन करवाती हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, सोप मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और इथेनॉल के साथ, इथेनॉल भी मिलेगा यहाँ, ये इथेनॉल मिला और मुझे क्या मिला, सोप मिला यहाँ पे, सोपिफिकेशन रिएक्शन। लिख ली रिएक्शंस। देखो जब मैंने क्या करा, इथेनॉल की रिएक्शन किसी इथेनोइक एसिड के साथ कराई, मुझे यहाँ पे जो मिला वो मेरा क्या था, ईस्टर। ईस्टर क्या होते हैं, ईस्टर आर्टिफिशियल फ्लेवर और आर्टिफिशियल स्मेल देते हैं हमारे, है ना। और इसके अलावा मुझे क्या मिला, H2O मिला। अब यहाँ पे जो ईस्टर प्रिपरेट हुआ है, तैयार हुआ है, उसकी रिएक्शन अगर मैं किसी सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंट में कराती हूँ तो मुझे यहाँ मिलता है लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड की मिलती है, लॉन्ग चेन मिलती है सोडियम कार्बोक्सिलिक एसिड की, और क्या मिलता है, इथेनॉल मिलता है। इस रिएक्शन को कहते हैं सोपिफिकेशन रिएक्शन, इसे कहते हैं ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन। हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ईस्टर। इतना क्लियर हुआ, लिख लिया। समझने वाली चीज यहाँ पे कुछ है, डिफिकल्ट लग रहा है ना, सिंपल वही तो हुआ है। यहाँ पे सोडियम ज्यादा रिएक्टिव था, सोडियम ने इसकी जगह ले ली, और यहाँ पे OH बचा, ये इसके साथ आ गया। देखो यहाँ पे सोडियम ने ज्यादा रिएक्टिव है, इसकी जगह ले ली, है ना, उसको डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ पे मेरा इथेनॉल बन गया, और यहाँ पे क्या बचा, सोडियम इधर आ गया इसकी जगह पे, ठीक है। लिख ली रिएक्शन। अब हम बात करेंगे सोप डिटर्जेंट की, और फिर कैसे हम कपड़ों को साफ, क्लीनिंग इफेक्ट क्या होता है सोप का, वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पहले करो, रफ कर लो। इथेनॉल के मैंने तुम्हें यूज बता दिए। इथेनॉल कितने सेल्सियस पे, अरे मैम, इथेनॉल कितने टेम्परेचर पे वो होता है, क्या बोलते हैं उससे, हाँ सॉलिड होता है, बताओ, मैंने बताया
17। 5-8% अगर इथेनॉइक एसिड हो उसे हम विनेगर कहते हैं। अगर 5 to 8% सोल्यूशन पानी के साथ इसका हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विनेगर। अगर पानी में इतना अगर इथेनॉइक एसिड होगा तो वो विनेगर कहलाएगा। ठीक है, कुछ ही रिएक्शन थी, बहुत इजी रिएक्शन थी, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। सिंपली हमने सेकंड चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम ध्यान देंगे किस पे, सोप और डिटर्जेंट पे। बेसिकली सोप होता क्या है, सोप कैसे बनता है अभी पढ़ के आए है ना। सोपिफिकेशन रिएक्शन पढ़ी थी हमने जब हमने ईस्ट की रिएक्शन कराई थी सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड के प्रेजेंट में। तो देखो जो सोप होता है, सोप है क्या, सोप लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोनिक एसिड, किसकी, सोडियम सॉल्ट की। मान लो यहाँ पे कोई कार्बन की लंबी सी चेन है ना, उसके साथ हमने क्या जोड़ दिया, सोडियम सॉल्ट जोड़ दिया कोई सा भी, तो मेरा क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरा सोप। ठीक है, सोप की डेफिनेशन क्लियर हुई। अब देखो जो सोप होता है ना, सोप का स्ट्रक्चर कैसे बनाया है, तुम्हारे बुक में ऐसे बना, सोप में लगा दिया। अब बात करो डिटर्जेंट की, तो डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट भी सेम है, लॉन्ग चेन कार्बन की हो और साथ में क्या जोड़ दूं, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन या सल्फोनिक की, सल्फोनिक या बेंजीन सोडियम सॉल्ट अगर मैं जोड़ दूं, लॉन्ग चेन मतलब कार्बन की लंबी सी चेन है ना, इसके लास्ट में अगर मैं कोई भी सल्फोनिक एसिड का जोड़ दूं तो मेरा क्या बन जाता है, डिटर्जेंट। ठीक है, एग्जाम्पल दिखाते हैं। एग्जाम्पल, अब देखो पहले क्लींज, तुम्हारी बुक में ना ऐसे बना हुआ है, देखो जैसे सोप है ना, सोप का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, ऐसे मैं देख नहीं, देखो कार्बन की जो सोडियम, सोप क्या होता है, सोप होता है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोनिक एसिड, इसमें क्या हो, सोडियम सॉल्ट अटैच हो। ठीक है, अब हमने अभी तक पढ़ा है जितना भी, कार्बन कभी भी आयंस को क्या देता लेता है, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड बनाता है कार्बन, नहीं, तो उस पर कोई चार्जेस होंगे, ऐसे प्लस माइनस चार्ज होंगे, नहीं होते। कार्बन इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, लूज और गेन नहीं करता, इसलिए उस पर किसी भी तरह के चार्जेस नहीं होते। भाई शांत, किसी भी तरह के चार्जेस नहीं होते। पर हमारा जो सोडियम होता है वो उस पे चार्जेस तो होते हैं, है ना, कि वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। तो देखो ये जो मेरा कार्बोनिक का हिस्सा होता है सोप, ये सोप का मॉलिक्यूल है, ये क्या है, सोप का एक तरह से एक अणु। ठीक है, उसमें जो लॉन्ग चेन है कार्बन की, उसे मैंने किससे दिखाया है, तो जिगजैग से दिखाया है, और सर्कल से क्या दिखाया है, सोडियम सोल्ट को। ठीक है, सोडियम सोल्ट पे प्लस चार्ज होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, ये होता है पोलर। पोलर का मतलब है जिसपे चार्जेस हो। ठीक है, और ये इस पे कोई तरह के चार्जेस नहीं होते, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है बस, तो उसमें प्लस माइनस चार्ज नहीं होते। तो इतना हिस्सा क्या कहलाता होता है, इतना हिस्सा हमारा होता है नॉन पोलर, किसी भी तरह के चार्जेस नहीं होते। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बोनिक की जो चेन है लंबी सी सोप के मॉलिक्यूल की, इसमें ये क्या होता है, ये पानी से एक तरह से मान लो डरता है पानी से। ठीक है, क्या करता है, डरता है। जैसे ठंड में पानी तुम्हारा नहाने मन नहीं करता है ना, तो तुम्हें क्या होता है ठंड में, बंद कर, मैम का फोन आया। देखो जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोनिक एसिड है ना, देखो यहाँ पे नॉन पोलर है ना, इस पे किसी का चार्जेस नहीं है, इसलिए हुआ क्योंकि कार्बन क्या करता है, कार्बन इलेक्ट्रॉन सिर्फ शेयर करता है, तो उस पे चार्जेस नहीं आते। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब देखो अब मैं क्या कह रही हूँ कि जो ये जिगजैग से जो बनाया है ना, ये कैसा हिस्सा है, ये ऐसा मॉलिक्यूल का हिस्सा है जिसे पानी को पसंद नहीं करता,
इसे पानी से क्या है, फोबिया है। तो इसको इसके क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। सॉरी, हाइड्रोफोबिक। क्योंकि देखो हाइड्रो किससे अटैच है, बट हाइड्रो को रिलेटेड है पानी से, फोबिक मतलब डर से, मतलब इतना हिस्सा पानी से दूर रहना पसंद करता है, ठीक है। और जो मेरा सोडियम सोल्ट है ना, ये कैसा होता है, सोडियम सोल्ट कैसा होता है, ये होता है पानी को पसंद करने वाला, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। साइलेंट करो। हाइड्रोफिलिक, देखो अगर देखो जैसे कि हमें कोई चीज पसंद है, तो उसके लिए क्या सब लिख सकता है, अगर तुमने ग्रामर पढ़ा हो, रूट वर्ड जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, जो चीजें पसंद होती है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, फिलिक, है ना। और जिस चीज में डर लगता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फोबिया। जैसे किसी को क्लास्ट्रोफोबिया होता है ना, मतलब तो बंद कमरे से डर लगता है। तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक, ये जो होता है इतना पार्ट, ये हाइड्रोफोबिक वजह से पानी पसंद नहीं करता, और ये जो पार्ट होता है ये पानी में आसानी से घुल जाता है, इसको पानी पसंद है, इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। तो सोप के मॉलिक्यूल में जो यहाँ पे बना हुआ है कैसा पार्ट है, हाइड्रोफिलिक, और वैसा कैसा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। अगर बात करूं मैं H2O की, मेरे पानी की, तो पानी मेरा कैसे होता है, पानी मेरा पोलर होता है। क्यों होता है पोलर, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा बना है, इलेक्ट्रॉन्स को देके तो बना है बॉन्ड। तो इसके ऊपर अगर मैं इसे तोड़ती हूँ, तुम्हें याद हो तो क्या किस में तोड़ती हूँ, OH माइनस और हाइड्रोजन प्लस में तोड़ती हूँ ना, तो इस पे चार्जेस होते हैं, तो ये कैसा होता है, पानी का मॉलिक्यूल पोलर होता है। अगर मैं बात करूँ ऑयल की, अगर मान लो मेरी शर्ट पे मैंने खाना खाते खाते थोड़ा सा खाना मेरी शर्ट पे गिर गया, तो वो दाग जो होगा वो कैसे होता है, वो दाग होता है नॉन पोलर। तो जो ऑयल ड्रॉप्स होती है वो कैसे होती है, नॉन पोलर, ठीक है। आप समझते हैं कि वो कैसे, ऑयल ड्रॉप जो होगी वो कैसी होती है, नॉन पोलर। ऑयल ड्रॉप नॉन पोलर मतलब किसी भी तरह के चार्जेस नहीं होते उसके ऊपर। अब हम समझते हैं कि अगर शर्ट पे दाग गिर जाता है, कुछ भी जाता है, तो वो कैसे हटता है दाग, ठीक है। देखो मान लो तुमने अभी डिटर्जेंट सोप पे दोबारा आऊंगी, पहले क्लींजिंग इफेक्ट कैसे क्लींजिंग करता है, ठीक है। देखो जैसे मान लो मेरी शर्ट है, मैंने खाना खाते खाते इस पे गलती कुछ गिरा दिया, दाग लग गया, है ना, ये शर्ट के ऊपर क्या आ गया, मॉलिक्यूल आ गया ऑयल का, ठीक है, इसके ऊपर ऑयल गिर गया। अब कैसे साफ होगा, अब यहाँ पे अगर मैंने सोप तो कैसे होता है वो बता, देख ये जो साबुन का मॉलिक्यूल है ना, तो इतना, अब मैंने तुम्हें अभी बताया थोड़ी देर पहले कि जो साबुन का ऐसे मॉलिक्यूल होता है ना, इसमें जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोनिक होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोफोबिक, उसको पानी नहीं पसंद, तो वो क्या करेगा, वो पानी से दूर रहेगा, ठीक है। और वो ये कैसे होता है, ये नॉन पोलर, ये पोलर होता है इतना पार्ट, नॉन पोलर ये पार्ट कैसे है, नॉन पोलर, ठीक है। अब देखो, और ये जो आगे वाला होता है कैसे होता है, पोलर। अब यहाँ पे जो सोप का मॉलिक्यूल है, अब इसके पास ये जो लंबी चेन है कार्बन की, वो कैसी है, वो नॉन पोलर है। ऑयल की ड्रॉप भी मेरी क्या है, अभी बताइए मैंने, कैसी है, नॉन पोलर, तो ये इसके पास जाएगा, है ना, उससे अब नॉन पोलर के पास हो जाएगा। जैसे हम अपने साथी को तो ढूंढते हैं, क्लास में तुम अपने फ्रेंड को ढूंढते हो, तो यहाँ पे नॉन पोलर के पास गया, ठीक है। जो मेरा सोडियम सोल्ट है वो पोलर है, और उसको क्या है, पानी पसंद है, हाइड्रोफिलिक है, यानी बहुत मतलब बहुत ज्यादा पसंद है पानी, तो क्या करेगा, पानी में घुल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे साबुन के मॉलिक्यूल आएंगे, है ना, और जो सोप वाला जो पार्ट है सोडियम का, वो पानी में घुल जाएगा, तो नीचे जो कार्बोनिक वाले है वो किससे अटैच हो जाएगा, वो अटैच हो जाएगा मेरा किससे, ऑयल के मॉलिक्यूल से। उसके बाद तुम देखते हो हम कपड़ों को ऐसे पटकते हैं, रगड़ते हैं, है ना, स्क्रब बहुत करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, स्क्रब करते हैं, है ना, धो भी वॉशिंग मशीन में डालते हैं। वॉशिंग मशीन में भी क्या साफ होता है बता रही हूँ, वॉशिंग मशीन में उसको घूमती नहीं है वो मशीन पूरी, तो उससे क्या होता है, अभी देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल आ गए, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना ना, इसे कहते हैं मिसेल, मिसेल, है ना,
इसे क्या बोलते हैं, मिसेल, है ना। अगर ये अल्ट्रा पे ऐसे बना दूं, मैं गोला ना बना के ऐसे बना दूं ना, तब भी देखो मिसेल, ऐसे किसी ने बुक में ऐसा भी बना होगा तब भी गलत नहीं है। ऑयल का मॉलिक्यूल कैसे हो सकता है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बना इसे कहते हैं मिसेल, है ना। मिसेल मतलब एक तरह से इसको चारों तरफ से घेर दिया, कंटेनर से बना लिया, उसे कहते हैं मिसेल स्ट्रक्चर, है ना। अब यहाँ पे मिसेल स्ट्रक्चर बन गया, उसके बाद हम जब रब करेंगे ना, तो जो अब ये जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ये ऑयल के पास है। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ उठाएगा। क्यों उठाएगा, रब करेंगे, वो सब करेंगे। अब इसने घेर लिया, इसको घेरने का रब करेंगे तो ये अपने साथ उसको ऊपर की तरफ ले जाएगा। इससे क्या होगा, जो ऑयल का दाग है वो क्या जाएगा, कपड़े से अलग हो जाएगा। अब समझ आया साबुन कैसे रिएक्ट करता है कपड़ों पे, कैसे दाग को निकालता है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारी एक टर्म है हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर में डिटर्जेंट एंड सोप का रिएक्शन, ठीक है। लास्ट टॉपिक चैप्टर खत्म, बस ये टॉपिक लास्ट है। और देखो कुछ भी टॉपिक नहीं रहा, सारे टॉपिक करा दिए, ठीक है। अब देखो हार्ड वाटर क्या होता है। अगर तुम गांव वगैरह में जाते हो ना, तो एक बात बताओ, तुम इजीली नहा लेते हो, आराम से साबुन में झाग बन जाता है, नहीं बनता झाग, बहुत रगड़ना पड़ता है तब जाके झाग बनता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि खारा पानी, हाँ खारा पानी क्यों है, क्योंकि उस पानी कहाँ से निकाला गया है, मट्टी से निकाला गया है, जमीन के नीचे का पानी है। और जमीन में मैंने बताया कि मैं 9th क्लास में इम्प्रूवमेंट पढ़ा था, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन होते हैं प्लांट का। अब वो मैक्रो न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, मैग्नीशियम भी होता है, जिंक भी होता है ना। ये सब चीजें किसमें होती है, साबुन सॉइल के अंदर मिली हुई है, तो पानी के अंदर भी चीजें मिल जाती है। और पानी में मिलने से पानी कैसे मिलाता है, जिस पानी में मैग्नीशियम ये सब चीजें मिली होती है उसे हम क्या कहते हैं, हार्ड वाटर, ठीक है। नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है, हाँ। तो जब बातों में रहेगा तो कैसे समझ आएगा, देख। अच्छा, हार्ड वाटर क्या है, जैसे जमीन के नीचे से पानी निकाल के यूज करते लोग, है ना। समर सीजन, जब समर होता है तुम्हारे, होता है थोड़ा सा समर, क्या बोलते हैं उसको, समर सीवर। उसमें क्या होता है, वो जमीन के नीचे का पानी निकालते हैं, तो उसमें क्या होता है, जमीन से ही निकाल ले तो जमीन में बहुत सारे न्यूट्रिशन तत्व, एलिमेंट्स हैं, है ना, तत्व, बहुत सारे पोषक तत्व। उसमें सोडियम भी है, मैग्नीशियम भी है, सल्फर भी है, कैल्शियम भी है पानी मट्टी के अंदर। जब वो पानी आता है ना, उसमें सब चीजें मिली होती है ऑलरेडी, तो उस पानी को हम बोलते हैं हार्ड वाटर, जिसके अंदर मैग्नीशियम वगैरह बहुत सारी चीजें मिली हो। अब हमारे घर में जो पानी आ रहा है वो रिवर का पानी आ रहा है, या जो पानी है वो फिल्टर होके आ रहा है। जब फिल्टर होके आता है ना, तो उसमें ये सब चीजें नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, ठीक है। अब समझ आया हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर क्या होता है। हार्ड वाटर जिसमें मैग्नीशियम वगैरह ज्यादा मात्रा में हो, और सॉफ्ट वाटर जिसमें सब चीजें कम मात्रा में हो, ठीक है। अब जो हार्ड वाटर है उसमें ना सोप इतना काम नहीं करता, जितना भी रगड़ लो सोप झाग नहीं बनाता बहुत जल्दी, वो क्या बनाता है, स्कम बनाता है ना। स्कम मतलब अनसोल्यूबल सब्सटेंस, जो घुलता नहीं है पानी में। अगर तुम हार्ड वाटर में साबुन को रगड़ते हो, स्कम बनाएगा, वो झाग नहीं बनाएगा, अनसोल्यूबल सब्सटेंस बनाएगा। पर जो ना डिटर्जेंट है, सरफ है, वो भले ही हार्ड वाटर हो या सॉफ्ट वाटर हो, दोनों में ही झाग बनाता है। तो ये क्लियर हुआ। लास्ट लाइन जो मैंने अभी बोली कि हार्ड वाटर में सोप काम नहीं करता, क्लीनिंग इफेक्ट इजीली नहीं करता, है ना। बहुत सारा साबुन रगड़ना पड़ता तब जाके थोड़ा बहुत साफ हो, पर सॉफ्ट वाटर में इजीली कर लेगा। और बात करो डिटर्जेंट की, डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर या सॉफ्ट वाटर, कोई सा भी वाटर हो, दोनों में ही झाग बनाएगा और इजीली सफाई करेगा, ठीक है। समझ आया। इसी के साथ तुम्हारा कार्बन एंड कंपाउंड वाला चैप्टर क्या होता है, खत्म। चलो, नहीं, छोटा सा रिकैप, पूरा जो भी पढ़ा हमने अच्छे से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। 10 मिनट का फटाफट क्विक रिवीजन, ठीक है। बाकी लिखवा दूंगी सोप डिटर्जेंट के बारे में और भी चीजें, एग्जाम्पल में लिखवा दूंगी नोट्स में। अब देखो क्या क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ी चीजें। पहले हमने क्या पढ़ा कि कार्बन इतना इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्यों है, क्योंकि कार्बन सब जगह प्रेजेंट है। 15 नंबर पे एलिमेंट है जो अर्थ में मिलता है। 0.2% हमारी
एटमॉस्फेयर में 0.3% हमें है ना, और इसमें अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में मिलता है। उसके अलावा कार्बन हर जगह प्रेजेंट है, ये तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2 और 4। अब इसको अपना क्या पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा करना है। 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा, पर इसके लिए दोनों ही पॉसिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता पॉसिबल? गेन करने के लिए अगर गेन कर लेगा 4 इलेक्ट्रॉन तो 6 जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रोटॉन होते हैं एलिमेंट में, तो पता ही है जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, मतलब प्रोटॉन के 6, तो प्रोटॉन का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना। क्या 6 प्रोटॉन और अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो 10 इलेक्ट्रॉन को संभाल पाएगा न्यूक्लियस? नहीं, इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। अगर मैं लूज करने की बात करूं पानी अच्छा लग गया। अगर देखो कार्बन जो है वो क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो लूज का अब तक छोटा सा तो कार्बन है ना, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए उसको एनर्जी भी चाहिए इलेक्ट्रॉन 4 को तोड़ने के लिए, इसलिए वो लूज भी नहीं करता। तो कार्बन करता क्या है, कार्बन करता है कोवैलेंसी, यानी कार्बन को शेयर करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है ना, ये समझ आया। उसके बाद कार्बन की 2 प्रॉपर्टी मैंने तो बताई थी, एक क्या बताई थी, टेट्रावैलेंसी, दूसरी बताई थी मैंने क्या, जल्दी बोलो, कैटेनेशन, सिंक्लन। टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन की 4 टेट्रावैलेंसी 4 वैलेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। उसके बाद मैं तुम्हें क्या बताया था, टेट्रावैलेंसी कैटेनेशन। कैटेनेशन का मतलब क्या है, कार्बन लंबी लंबी चैनें बना लेता है, अपने कार्बन से मिलकर बना लेता है या किसी और एलिमेंट से भी मिलकर बना लेता है। उसके बाद हमने बात किसे करी थी, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में हमने क्या क्या डिस्कस किया, जल्दी बताओ। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, अगर एलोट्रॉप्स मतलब कार्बन के अप्रूव। अब एक बात बताओ, कार्बन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म में होता है, उसी का हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, यानी कार्बन के अप्रूव। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, डायमंड पढ़ा, ग्रेफाइट पढ़ा, और क्या पढ़ा, बकमिलिस्टर फ्लोरीन। ठीक है, डायमंड क्या है, एक ही कार्बन से 4 कार्बन अटैच है, हमारा क्या है, डायमंड। डायमंड हार्ड होता है, डायमंड में शाइन होती है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर नहीं होते क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन से 3 कार्बन अटैच होते हैं, एक कार्बन इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट का रंग कैसा होता है, ब्राउन, ग्रे कलर का रंग होता है उसका, और इलेक्ट्रिसिटी गुड कंडक्टर बता दिया मैंने। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, बकमिलिस्टर फ्लोरीन, यानी क्या, C60। C60 में क्या होता है, C60 के अंदर 20 मेरे क्या होते हैं, हेक्सागन, 12 क्या होते हैं, पेंटागन। ठीक है, हेक्सागन मतलब 6 कार्बन का ग्रुप और पेंटागन मतलब 5 कार्बन का ग्रुप। तो इसमें क्या होता है, C60 में अटैच होते हैं सारे 20 हेक्सागन, 12 पेंटागन। उसके बाद C60 का नाम बकमिलिस्टर फ्लोरीन से पड़ा। एक आर्किटेक्चर थे, उन्होंने कैसे गुबंद बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था, उनके नाम पे पड़ा। ठीक है, उसके बाद इनकी तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, जलाऊंगी मुझे क्या मिलेगा, CO2। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन समझ आ गया था, क्लियर हो गया था। उसके बाद हमने किसकी बात करी थी, हाइड्रो कंपाउंड्स की, यानी हाइड्रोजन और कार्बन वाले कंपाउंड्स की, जिसमें हमने क्या पढ़ा, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, और बस यही तो थे। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड वाले एल्केन, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले, जिन्हें एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, एल्केन ग्रुप के, एल्कीन ग्रुप के, एल्काइन ग्रुप के पढ़ लिया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, नेम कल्चर के बारे में, नेम कैसे देते हैं। उसके लिए मैंने तुम्हें एक ट्रिक लिखवाई थी, क्या, मिथ, इथ, प्रोप, बट, पैंट, हेप्ट, है ना, जित नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से पूरी लिखवाई थी, उसे पढ़ लेना। उसके बाद सिंगल एंड डबल बॉन्ड जो भी होता है वो आता है। उसके बाद क्या आता है, सफिक्स आता है। अगर किसी फंक्शन, उसके बाद हमने बात करते हैं फंक्शन ग्रुप की। फंक्शन ग्रुप में हमने अगर उनके किसी भी कार्बन के लास्ट में क्या जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट जोड़ रहे हैं, तो वो क्या होते हैं, फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप में अगर मैं ब्रोमीन या क्लोरीन जोड़ू तो ब्रोमो और क्लोरो लगता है, क्या लगता है, वो प्रीफिक्स लगता है। पर अगर उसके अलावा कोई एलिमेंट जो ऑक्सीजन से हो, वो उसमें क्या लगता है, सफिक्स लगता है।
जैसे अल्कोहल में ऑल सफिक्स लगता है, कीटोन ग्रुप में एल लगता है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का हो तो क्या ओइक एसिड सफिक्स लगता है। इतना हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अगर देखो जैसे ये है, ये चीज समझो, जैसे ये है, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गए तो मैं इसका नाम कैसे लिखूंगी, कितने कार्बन, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड तो है ब्यूटेन। बट ध्यान से देखो, दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, तो कितने पे आ रहा है, 1 2, दूसरे पे आ रहा है, यानी तो ब्यूटेन, ऐसे होगा इसका नाम, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड किस पे आ रहा है, सेकंड नंबर पे, ठीक है, तो ये हो गया ब्यूटेन। सबसे कम, अगर यहाँ पे 5 कार्बन होते ना तो यहाँ से देखते 1 2 3 1 2, तो 5 क्या पड़ रहा है, 2 वाला, इसलिए 2 लिया यहाँ पे, ये पढ़ लिया था हमने। उसके बाद लास्ट में हमने क्या पढ़ा, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन की, कि कार्बन को जलाने पे क्या मिलता है, हीट, CO2, और बहुत सारी एनर्जी यूज होती है, इसलिए एज अ फ्यूल भी कार्बन को यूज किया जाता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कार्बन की कंबशन करता है कार्बन, ये तो पढ़ लिया। 2 तरह के मैं बताया थी, बताया पूरा बंद कर जाए कार्बन तो बिल्कुल प्योर तरह की फ्लेम निकलती है, ब्लू कलर की फ्लेम। अगर कार्बन जले ना तो कैसी फ्लेम निकलती है, येलो कलर की, और धुआं निकलता है काला कलर, वो क्या होता है, अनबर्न कार्बन होता है। उसके बाद मैंने क्या पढ़ा था कि कार्बन में अगर सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कार्बन पर जानना हो तो जैसे हमारा जो वेजिटेबल ऑयल था उसमें हमने हाइड्रोजन जोड़ा तो मेरा क्या बन गया, वनस्पति ऑयल बन गया, ठीक है। उसके अलावा कार्बन का हमने क्या पढ़ा, कार्बन क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है ना, उसमें हमने क्या कराया था, कार्बन को ऑक्सीडेशन क्या करा था हमने, जल्दी बताओ, अरे वो ऑक्सीजन तो ऐड कराया था हमने, ये देख, ये रहा ऑक्सीजन, याद आया है ना, जब हम वो क्या था, ये रहा है ना, पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंट में कराया था, ऑक्सीडेशन करवाया था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन, उसमें क्या था, कार्बन की यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन था यहाँ पे Cl के साथ रिएक्शन कराई थी तो इसने इसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई थी, सब्स्टिट्यूशन हो गया था, ठीक है। उसके बाद इतना हमने पढ़ लिया टॉपिक। उसके बाद इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड हमने आज पढ़ाई है ना, इथेनॉल मैंने बता दिया, इथेनोइक एसिड हमने पढ़ा दिया, सॉल्टिफिकेशन पढ़ लिया, क्लीनिंग इफेक्ट पढ़ लिया, हार्डनेस सॉफ्टवेयर इफेक्ट, इतना ही तुम्हारे चैप्टर में था। चैप्टर थोड़ा सा लंबा लग सकता है बट अगर मेन नजर को देखो ना चैप्टर छोटा ही है। मैंने 5 मिनट चैप्टर अगर एक्सप्लेन कर दिया तुम पढ़ नहीं पाओगे, घर पे चैप्टर की रीडिंग लगाना, चैप्टर अच्छे समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं बाकी चैप्टर नोट्स जल्दी लिखवा दूंगी तुम लोगों को, ठीक है। इसी के साथ जो भी मेरे को ऑनलाइन देख रहे थे, थैंक यू वीडियो पूरी देखने के लिए, और जो भी डाउट था आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। मिलते हैं अगली चैप्टर के अगले एक्सप्लेनेशन के